Hello children of 11th class of the Brain Shaper School. Today we are starting a new unit, gravitation, which is very simple and which you have studied in 9th class. तो ग्रेविटेशन हम शुरू कर रहे हैं, तो पहले शुरुआत तो 9th क्लास वाले कोर्स से ही थोड़ा करेंगे, फिर अच्छे से आपको समझाएंगे। तो इसका हम नाम दे रहे हैं ग्रेविटेशन 1। तो देखिए, जैसे ये पेन है, हमने इसे छोड़ दिया तो ये नीचे गिर गया। पहले ये कापी पे गिर गया, उसके बाद फिर ये फर्श में गिर गया। तो ये क्यों गिर गया? ये हमने छोड़ा तो ये यहीं रुका रहता, तो ये क्यों गिर गया? क्योंकि हमारे फर्श के नीचे जो ग्राउंड है, ग्राउंड एक पार्ट है पूरे अर्थ का, वो अर्थ इस पेन को अट्रैक्ट कर रहा है। अर्थ अट्रैक्ट कर रही है पेन को, इसीलिए ये पेन अर्थ की ओर गिर गया। अब हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, न्यूटन का लॉ है। अट्रैक्शन का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अर्थ फोर्स लगा रही है, पेन को नीचे खींच रही है, तो हर एक्शन का इक्वल अपोजिट रिएक्शन होता है। मतलब जितना फोर्स अर्थ पेन पे लगा रही है, उतना पेन भी अर्थ पे लगा रहा है। अब दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब फोर्स भले इक्वल हो, लेकिन पेन का मास कम है, तो एक्सेलरेशन ज़्यादा हो गया। जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ है। अर्थ का मास होता है लगभग 6 × 10⁻24 kg, और पेन ये है, पेन का मास मान लीजिए है 0.1 kg, 100 ग्राम का पेन है। अब ये पेन के सेंटर ने अर्थ के सेंटर को अट्रैक्ट किया, जितना ये अट्रैक्ट किया उतना ये अट्रैक्ट किया। तो अब इसका एक्सेलरेशन बनेगा F/0.1 और इसका एक्सेलरेशन बनेगा ऊपर को F/6 × 10⁻24। तो ये इतना कम हो गया कि लगभग 0 हो गया, और अर्थ नहीं उठी, एक्सेलरेशन कम हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, और ये नीचे की ओर दौड़ गया। तो हमें दौड़ता हुआ दिखा। इसका मतलब ये नहीं है कि अर्थ ने ज़्यादा खींचा, पेन ने कम खींचा ना। हर एक्शन का इक्वल अपोजिट रिएक्शन होता है, उसी समय होता है, और ज़रूर होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये जो अट्रैक्शन दोनों के बीच में लगा, वो क्यों लगा? क्योंकि अर्थ में भी मास है और पेन में भी मास है। ये पूरे यूनिवर्स का रूल है कि दुनिया का हर मास हर दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है। तो अर्थ पेन को अट्रैक्ट करती है, पेन अर्थ को अट्रैक्ट करता है। अब मेरे अंदर भी मास है, तो पेन मुझे अट्रैक्ट करता है, मैं भी पेन को अट्रैक्ट करता हूँ। पेन वाल को अट्रैक्ट करता है, वाल भी पेन को अट्रैक्ट करता है। तो इसको साबित हो चुका है कि अगर खूब चिकने कमरे में 2 बॉल रख दी जाए, सिंपल आयरन की या पत्थर की, तो वो एक दूसरे की ओर दौड़ती है। कैवेंडिश ने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है। सच है, हर मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है, और इस अट्रैक्शन का कारण ऐसा कुछ नहीं है कि ये मैग्नेट है, वो आयरन है इसलिए अट्रैक्ट करता है, ये पॉजिटिव है वो निगेटिव है इसलिए अट्रैक्ट करता है। पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। मैग्नेट आयरन को करता है तो वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन, लेकिन ये यहाँ मास को अट्रैक्ट करता है। तो एक पत्थर दूसरे पत्थर को अट्रैक्ट करता है, क्यों? क्योंकि मुझ में भी मास है, तुम में भी मास है, आओ मिल जाएं। तो यूनिवर्स को जिसने भी बनाया, उसने मासेस में ये प्रॉपर्टी डाल दी कि मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, और न्यूटन ने ये लॉ दे दिया कि हर पार्टिकल इस यूनिवर्स का हर दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। ये कोई पेन और अर्थ, मैं और आप नहीं, ये पेन दुनिया पूरे यूनिवर्स के सबसे दूर का जो स्टार होगा उसको भी अट्रैक्ट करेगा, और ये भी उस स्टार को अट्रैक्ट करेगा। तो रूल है कि हर पार्टिकल, तो याद रखें कि एवरी पार्टिकल, दुनिया का हर दुनिया तो अर्थ हो जाती है, पूरा यूनिवर्स, एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट्स, हर पार्टिकल आकर्षित करता है एवरी अदर पार्टिकल। दुनिया यूनिवर्स का हर पार्टिकल, ब्रह्मांड का
हर दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। और ये जो अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी को ग्रेविटेशन कहते हैं। तो दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। आप ऐसा मान लीजिए कि जैसे एक प्रोटॉन है, दूसरा प्रोटॉन है, तो ये दूसरे दोनों पे चार्ज है प्लस प्लस, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब ये उसको दूर भगाएगा, वो इसको दूर भगाएगा। लेकिन जितना भी दूर भगाएगा, मान लो ये इसको दूर भगाया F1, तो वो भी इसको भगाएगा F1, है ना। और उसके अलावा इसमें भी मास है, उसमें भी मास है, तो उसके कारण ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, F2 F2। मतलब कुल मिला के इस पे दो फोर्स हो गए, इसका रिपल्सन और इसका अट्रैक्शन भी। इसका मास उसके मास को कहता है आ जाओ, और इसका चार्ज उसके चार्ज को कहता है भग जाओ। तो अब ये है कि चार्ज का असर ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि चार्ज ज़्यादा होता है तो इसलिए ये दूर भागते हैं। बाकी उनके मासेस के कारण होते अट्रैक्शन है। अगर चार्ज ना होता, सिंपल दो पार्टिकल होते, तो वो अट्रैक्ट हो गए होते मासेस के कारण। तो मासेस के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो ग्रेविटेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मासेस, जो उस मासेस पे डिपेंड करता है कि कितना मास, ज़्यादा अट्रैक्शन, कम मास तो कम अट्रैक्शन। और डिस्टेंस पर भी, अगर वो पास पास होंगे तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, दूर होंगे तो अट्रैक्शन कम होगा। और उनके बीच में पानी भरा है कि आयरन भरा है कि दीवार है, इससे फर्क नहीं पड़ता। सो ग्रेविटेशन और अट्रैक्शन between two masses depends on masses only and distance and not on the intervening medium। बीच में क्या भरा है उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर ये इसको F से खींच रहा है तो खींच रहा है, चाहे बीच में कोई यहाँ चट्टान रख देता तो कुछ नहीं, फोर्स तो F ही लगता। बीच में क्या है उससे मतलब नहीं है। मैं दीवार के उस पार जो आदमी खड़ा है उसको उतना अट्रैक्ट कर रहा हूं, चाहे बीच में दीवार हो चाहे ना हो। तो अब क्वेश्चन ये है कि जब अट्रैक्शन हो रहा है तो फिर अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं, मैं इस दीवार की ओर क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रहा हूं? तो इसका कारण है कि ये जो अट्रैक्शन है ये मास पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे। एक्चुअली हम लोग के मास बहुत ज़्यादा नहीं है, काफ़ी कम है, इसलिए ये अट्रैक्शन बहुत कम है। और जिनके मास ज़्यादा है, जैसे अर्थ है, मून है, सन है, तो वो खूब अट्रैक्ट करते हैं। अब ये पेन है, इसका मास कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन पेन को अट्रैक्ट कर रही अर्थ, उसका तो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए पेन और अर्थ के बीच का अट्रैक्शन पर्याप्त हो जाता है। अब एक पेन दूसरे पेन के बीच में कोई खास अट्रैक्शन महसूस नहीं होता, लगता है। तो इस बारे में न्यूटन ने लॉ दिया, और वो लॉ जो है वो किसी दो पार्टिकल के लिए है कि उनके बीच कितना अट्रैक्शन लगेगा, और ये पूरे यूनिवर्स में है। मतलब मार्स का एक पार्टिकल पता लगेगा कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी के दूसरे कहीं किसी पार्टिकल को कितना अट्रैक्ट करता है, उस पर भी न्यूटन का फार्मूला लग जाएगा। तो इसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, क्योंकि ग्रेविटेशन जो है वो यूनिवर्सल है, पूरे यूनिवर्स में लगता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ये लॉ मैं ऐसे पढ़ के सुना देता हूं कि every particle attracts every other particle if the two particles are of masses m1 and m2 and distance between them is small r, then attraction between them will be equal and opposite f and f। भले मास कम ज़्यादा है लेकिन अट्रैक्शन तो बराबर लगेगा, क्योंकि हर एक्शन का बराबर रिएक्शन होता है। तो वही f होगा Gm1m2/r²। कितना अट्रैक्शन होगा यही बताता है न्यूटन का लॉ। यहाँ पे G, कैपिटल G एक कांस्टेंट है जो पूरे यूनिवर्स के लिए है, तो कैपिटल G को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, 6.67 10⁻11 इतना कम होती है, और यूनिट हो जाएगी Fr²/m1m2, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ये इतना कम है कि अगर मासेस दमदार ना हुए तो ये फोर्स बहुत मरा हो जाता है। एक्चुअली जो ग्रेविटेशन है वो दुनिया का सबसे वीक फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स, इससे मरियल फोर्स नहीं होता। हाँ, लेकिन मास बहुत ज़्यादा अगर हो तो फिर ये एप्रिसिएबल हो जाता है, पर्याप्त फोर्स हो जाता है।
ठीक है। और याद रखिए ये जो फार्मूला है ये केवल पार्टिकल्स के लिए लगता है, ओनली बिटवीन पार्टिकल्स। तो अगर पार्टिकल्स ना होगा, मान लीजिए कि पार्टिकल ना हुआ, एक डंडा है और एक पत्थर है, तो क्या इनके बीच अट्रैक्शन नहीं होगा? होगा। कितना? बराबर होगा। बस ये फार्मूला नहीं लगेगा। फार्मूला मतलब पार्टिकल के लिए लगता है। तो ये कितना अट्रैक्ट करेंगे? अब कुछ करेंगे, क्या उसको ग्रेविटेशन बोलेंगे? हाँ बोलेंगे। मास मास के बीच का अट्रैक्शन है जो इसके मास पर डिपेंड करेगा। फार्मूला नहीं लगेगा तो पर ग्रेविटेशन होगा, उसको निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन वगैरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका हर पार्टिकल इसके हर पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा, इसका हर पार्टिकल उसके हर पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा, और उन पार्टिकल के बीच जो अट्रैक्शन होगा उस पर फॉर्मूला लगेगा। तो आप पार्टिकल पार्टिकल पकड़िए और अट्रैक्शन निकालिए और सारे अट्रैक्शन को फिर वेक्टोरिकली जोड़ दीजिए, तो इस पत्थर और उस डंडे के बीच का अट्रैक्शन आ जाएगा। तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। एनीवे फोर्स लगता है और कैलकुलेट किया जा सकता है। तो न्यूटन गिव द फार्मूला टू गेट द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स। ठीक है। और यहाँ पे एक डायमेंशनल फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं कैपिटल जी का। कैपिटल जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? याद रखिए कैपिटल जी जो है वो ग्रेविटी नहीं है, ध्यान रखें, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो क्या, तो देखिए F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से G आ जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो डायमेंशनल फार्मूला अगर आप निकालेंगे G का, तो F माने ml t पावर -2। सदा याद रखिए, दो डायमेंशनल फार्मूले आप कृपा करके हमेशा याद रखा करिए, तो आपको बाकी डायमेंशनल फार्मूले पट से आ जाएंगे। ये पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इससे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म वगैरह सब आ जाएगा, सारी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। और ये फोर्स का हो जाएगा ml t पावर -2। तो ml t पावर -2 आर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर, और ये m1 पहला मास m, m2 दूसरा मास m, तो ये m कट जाएगा और ये मास ऊपर जाएगा, तो m पावर -1 एल क्यूब t पावर -2। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला है, ये अक्सर एग्जाम में आता है और इवन कॉम्पिटिशन में भी आता है। तो अब क्या होता है कि अब हम लेते हैं ग्रेविटी। अभी तक हम लिया ग्रेविटेशन और अब लेते हैं ग्रेविटी। तो ये अर्थ है, अर्थ ऑलमोस्ट गोल है, अर्थ का सेंटर है। अर्थ का मास क्या होता है वही आपको बता दिया है, 6 × 10⁻24 kg। एक्चुअली ये 6 नहीं होता, 5.98 होता है, जो लगभग 6 है। और अर्थ का जो रेडियस है उसे कैपिटल आर कहें तो वो 6370 किलोमीटर, जो लगभग हम 6400 किलोमीटर कहते हैं। ठीक है, ये काफ़ी मच्छर आ गए हैं यहाँ पे। तो अब अगर अर्थ के ऊपर कोई बॉडी रखी हुई है, उसका मास स्मॉल m है। अच्छा, अर्थ का मास कैपिटल M मान लेते हैं, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ और स्मॉल m मास ऑफ बॉडी। तो अब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एक्चुअली इसका सेंटर इसके सेंटर को अट्रैक्ट करेगा ऐसे। तो ये जो अट्रैक्शन है जिससे अर्थ इस बॉडी को अट्रैक्ट करेगी, उस अट्रैक्शन को क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशन। और इस ग्रेविटेशन को हम ग्रेविटी भी कहते हैं। जैसे कि किसी का बेटा है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको लड़का बोल सकते हैं, लेकिन उसको सुरेश भी बोलते हैं, मतलब एक और नाम रख दिया गया। तो हर मासेस के बीच जो अट्रैक्शन है उसको ग्रेविटेशन बोलेंगे। लेकिन ये ग्रेविटेशन जो अर्थ लगाती है किसी मास पे, आसपास के मास पे, उसे हम ग्रेविटी भी बोलते हैं। तो ग्रेविटी इज द ग्रेविटेशन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच अर्थ अप्लाइज ऑन नियर बाई बॉडीज। अर्थ अपने आसपास की बॉडी पे जो फोर्स लगाती है उस ग्रेविटेशन को हम लोग ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, ठीक, क्लियर हो रहा? तो मान लीजिए कि अर्थ ने इस रैकेट को मान लीजिए खींचा
5 न्यूटन से, तो ये रैकेट भी अर्थ को 5 न्यूटन से खींचेगा। ठीक है, तो अर्थ ने जो 5 न्यूटन से खींचा वो 5 न्यूटन नीचे को लगा, तो उसको ग्रेविटी कहेंगे। और रैकेट ने जो अर्थ को ऊपर को खींचा 5 न्यूटन से, तो वो इक्वल है पर अपोजिट है, दोनों फोर्स एकदम इक्वल नहीं है, तो उसको ग्रेविटी नहीं कहेंगे क्योंकि वो ऊपर को लगेगी। तो द फोर्स रैकेट अप्लाइज ऑन अर्थ इज नॉट ग्रेविटी, द फोर्स अर्थ अप्लाइज ऑन रैकेट इज ग्रेविटी। अर्थ मेरे ऊपर जो फोर्स लगा रहा है नीचे को, वो ग्रेविटी है। मैं अर्थ को जो फोर्स लगा रहा हूं वो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटी नहीं है। अच्छा, अर्थ मेरे ऊपर लगा रही है, वो ग्रेविटेशन भी है, ग्रेविटी भी है। तो कोई किसी के ऊपर जो अट्रैक्शन लगाएगा मासेस के कारण, उसको ग्रेविटेशन बोलेंगे। लेकिन अर्थ खास तौर से जो किसी के ऊपर लगाएगा आसपास की वस्तुओं पर जो ग्रेविटेशन, हम उसे ग्रेविटी भी कहते हैं। अच्छा, अब इनके बीच कितना फोर्स लगेगा, तो आइए इसको निकाल लें। तो फोर्स इक्वल टू जी m1 इसका मास और m2 इसका मास अपॉन r स्क्वायर। तो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, इससे यहाँ तक, तो ये कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ अर्थ है। और ये जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है हाइट ऑफ बॉडी, क्योंकि अर्थ के सरफेस से कौन कितनी ऊंचाई पर है उसे हाइट ऑफ बॉडी कहते हैं। तो डिस्टेंस का स्क्वायर होता है तो r प्लस h का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ एक लोचा है कि क्या इन दोनों के बीच मास फोर्स निकालने के लिए न्यूटन का लॉ लग जाएगा, क्योंकि वो तो पार्टिकल के बीच लगता है। ये बॉडी लगभग पार्टिकल, मान भी लें कि पार्टिकल है, हालांकि रैकेट पार्टिकल नहीं था, तो अर्थ इतना बड़ा वो पार्टिकल थोड़ी ना है। लेकिन ये न्यूटन ने साबित कर दिया कैलकुलस खोज करके। कैलकुलस खोजा, फिर कैलकुलस 20 साल लग गए, फिर उस फार्मूला लगाया, लगा के ये निष्कर्ष निकाला कि अगर ये बॉडी स्फेरिकल है तो भले वो पार्टिकल नहीं है पर लॉ लग जाएगा। तो याद रखें, स्फेरिकल बॉडीज इवन बिगर if are there, then between them you can apply Newton's law of gravitation which was actually given for particles। तो लग जाएगा। और जो डिस्टेंस आप रखेंगे वो सेंटर से सेंटर की रखेंगे। ठीक है, तो आप भी, ये मैंने देखा कई कंपनी मंगा करके, ये हिट वाले जो हिट का जो आता है वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। और मैंने और एक दो कंपनी का मंगाया, अच्छा नहीं कर रहा है। और इससे आप ले करके मच्छरों को उड़ाते रहिए, मतलब निपटाते रहिए, और फिर इत्मीनान से पढ़ाई करिए, क्योंकि मौसम में लोचा है कि आ तो गई है गर्मी, तो मच्छर भी काफ़ी आ गए। तो मैंने एक रख लिया है, अभी मैं गया था नीचे तो ले आया हूँ, वीडियो को पॉज करके मैं गया था। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। और अगर अर्थ का रेडियस काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर उस मुकाबले जो हाइट है वो कोई ख़ास नहीं है, तो हाइट को आप छोड़ भी सकते हैं। तो अगर ये हाइट काफ़ी कम है तो आप फिर ये फॉर्मूला सिंपल हो जाएगा। तो अगर इफ बॉडी इज क्लोज, निकट है, टू सरफेस ऑफ अर्थ, देखिए अर्थ का जो ये वाला है, ये राउंड दिख रहा है, ये सरफेस कहलाता है और ये सेंटर कहलाता है। तो क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, जैसे पेड़ पौधे के आम है, अब वो सरफेस से थोड़ा ऊपर है लेकिन अर्थ के रेडियस के मुकाबले कोई खास नहीं है, तो h जो है काफ़ी कम होता है r से, तब r प्लस h जो है उसको हम लगभग r ही कह सकते हैं। तब फार्मूला क्या हो जाएगा, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर। ये है फोर्स जो बॉडीज पे लगता है। अब अगर बॉडी एकदम अर्थ पे रखी हो तो वो कहाँ जाएगी, अब थोड़ी ना फाड़ के घुसेगी, लेकिन थोड़ा सा ऊपर होगी तो गिरेगी, और थोड़ा ऊपर में फार्मूला चल जाएगा। आप ये ना कहिए कि ऊपर आ गई तो फार्मूला कैसे लगेगा। ठीक है, तो इतना, अब ये फोर्स लगेगा इतना, किसके ऊपर लगेगा, अर्थ के ऊपर कि बॉडी के ऊपर, तो इतना फोर्स दोनों एक सिरे पे लगाएंगे। तो बॉडी पे लगे तो बॉडी नीचे को एक्सेलरेट होगी, तो कितना होगा एक्सेलरेशन बॉडी के ऊपर, तो एक्सेलरेशन of anything is equal to force on that thing upon mass of that thing। किसी भी चीज के लिए फार्मूला लगता है F इज इक्वल टू ma। तो
किसी का एक्सेलरेशन निकालना है तो फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स हो गया जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन मास बॉडी का, तो बॉडी का एक्सेलरेशन आ जाएगा और इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे कि स्मॉल जी लिखा जाता है। तो एक्सेलरेशन ऑफ एनी बॉडी ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये वैल्यू होती है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। आपको सारी वैल्यू मालूम है, कैपिटल जी मालूम है, एम आर बता दिया था, तो रख के आप निकाल लीजिए। तो ये वैल्यू लगभग आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अर्थ के लिए। और अगर अर्थ के बदले ये जुपिटर होता तो उसका एम दूसरा होता, आर दूसरा होता। तो जुपिटर के ऊपर हम जाएंगे तो वैसे ही लगेगा जैसे अर्थ के ऊपर है, वहाँ भी पत्थर गिरा करेगा, वहाँ भी उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन कहेंगे, क्योंकि वो शायद जुपिटर के लिए नहीं कहें पर चल जाता है, हम लोग उसके लिए भी कह सकते हैं। तो अब अगर मान लीजिए कि थोड़ा और ऊपर होते तो फिर फार्मूले में आर प्लस एच आ जाता और जी की वैल्यू कम हो जाती। तो जो जो ऊपर जाते हैं जी की वैल्यू कम होती है। अब अगर सरफेस पे आएंगे तो सबसे ज़्यादा हो जाएगी, अगर अंदर गड्ढा खोद के जाएंगे तो क्या होगा? आपको लग रहा होगा जी की वैल्यू और ज़्यादा होगी, नहीं, कम हो जाती है। आइए इस पर विचार करें। तो अर्थ से दूर जाने पर और अर्थ के अंदर गड्ढा खोद के जाने पर जो एक्सेलरेशन है, जो अर्थ खींचती है, उसके कारण बॉडी एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उस पर क्या असर पड़ता है। तो हम लोग ये टॉपिक ले लेते हैं कि वेरिएशन इन स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या वेरिएशन होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि वेरिएशन इन स्मॉल जी ड्यू टू एल्टीट्यूड एंड ड्यू टू डेप्थ। एल्टीट्यूड मतलब हाइट पे जाने पे और गहराई पे जाने पे, मतलब हम जहाँ खड़े हैं ग्राउंड के ऊपर, अगर हम उससे और ऊपर जाएं, अर्थ से दूर जाएं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू, तो फिर अर्थ का जो अट्रैक्शन है और अर्थ के कारण जो बॉडी को छोड़ेंगे तो जो एक्सेलरेट होगी वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब है इस पर फोर्स जो लग रहा है वो ग्रेविटी है, और छोड़ देंगे। छोड़ना इसलिए है कि अगर अभी क्या हो रहा है कि हम जितना अर्थ खींच रही है उतना हम ऊपर को उठा रहे हैं, तो पेन पे फोर्स बैलेंस्ड है, इसे नहीं गिर रहा। अब मेरा फोर्स हटते ही अर्थ का फोर्स अपना काम कर जाएगा और ये एक्सेलरेट करेगी। ये जितना एक्सेलरेट करेगी उसी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। क्लियर हो गया आपको? तो अब हम लेते हैं हेडिंग वेरिएशन इन जी। तो पहला है विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पे जाने पे। तो ये कैपिटल आर है, सेंटर से ये अर्थ है, और जब हम यहाँ चले जाएंगे मतलब यहाँ से एच हाइट पे, तो फोर्स लगेगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम, जहाँ स्मॉल एम बॉडी का मास है, अपॉन आर स्क्वायर। तो ये एम यहाँ लाइए तो स्मॉल जी आ जाएगा, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और जब बॉडी यहाँ रहेगी तो इस पॉइंट का हम नाम रख देते हैं एस। तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी एट एस मतलब सरफेस ऑफ अर्थ, एट सरफेस, अर्थ के सरफेस पर जो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी आएगी उतनी आएगी। और एक्सेलरेशन ग्रेविटी एट हाइट, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं ए। तो ए पर तो क्या आएगी जी कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। अब आप दोनों को कंपेयर करिए, तो डिनोमिनेटर यहाँ ज़्यादा है यानी ये वैल्यू कम है, तो क्लियर है कि जो जी ए है वो कम होगा जी एस से। और कितना, हम चाहे तो रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो जी ए अपॉन जी एस कितना आ जाएगा, तो ये अपॉन ये, तो डिवाइड कर दें, सॉरी ये अपॉन ये, तो जी एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो जी ए अपॉन जी एस आ जाएगा जी एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर इंटू, इसको पलटी कर दें तो ये कट गया, तो जी ए अपॉन जी एस आएगा आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देख लीजिए। अब अगर आर एच एस में आप देखें तो डिनोमिनेटर ज़्यादा है न्यूमरेटर से, तो यहाँ भी डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा न्यूमरेटर से, यानी ए पर यानी ऊंचाई पर जी की वैल्यू, और एस सरफेस पे, सरफेस का जो जी की वैल्यू है वो ऊंचाई पर जी की वैल्यू से ज़्यादा होती है।
इस बात को आप समझ लेंगे। तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल आप लिख सकते हैं कि अगर GS 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और GA अगर इसका आधा 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो फाइंड निकालिए कि किस हाइट पर। तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, कितनी हाइट पर जाने पर, यहीं रख देंगे, कितनी हाइट पर जाने पर जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी, वैल्यू सॉरी उसकी आधी होगी, ठीक है। और यहाँ पर प्रॉम्प्ट क्वेश्चन ये है कि आज हमने आपको कितने डायमेंशनल फार्मूले निकलवाए। ऑप्शन 1 1, ऑप्शन 2 2, ऑप्शन 3 3 और ऑप्शन 4 none of these. So thank you very much for watching.